बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है, हफ्ते का तारीख है 18 दिसंबर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस आलमी कशमकश के हवाले से जो इस वक्त आलमी सियासी मंजरनामे पर जारी है। एक जानिब अमरीका और उसके करीबी नेटो इत्तहादी ममालिक हैं, दूसरी तरफ रूस है और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि चीन भी इस महाजराई का हिस्सा है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट उस सारे मामले पर हुई है। इस वक्त आपको मालूम है कि जब मैं ये गुफ्तगू भी कर रहा हूँ तो इस वक्त लाखों रूसी फौजी जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद हैं। इस सारे मामले में एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हमने देखी जुमे की शाम हुई, जिस वक्त रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रियाबकॉफ ने मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी शराइत, रूस की शराइत जो हैं वो अमेरिका के सामने और अमेरिका के इत्तहादी ममालिक के सामने रखी हैं कि हाँ, अमन मुमकिन है लेकिन उसके लिए रूस की ये शराइत मानना होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो शराइत क्या हैं और किस तरीके से अगर ये कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ होता है और ये मामला सफारतकारी के ज़रिए हल नहीं किया जाता, क्योंकि अगला एक हफ़्ता बहुत अहम है। इस सारे मामले को अगर सफारतकारी के ज़रिए, बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं निपटाया जाता तो फिर एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, एक मुसल्ला आप कह सकते हैं कशमकश का, लड़ाई का आगाज़ हो सकता है, जिसके बाद दुनिया के मेजर पावर प्लेयर्स जो हैं वो इस सारे मामले में कूद पड़ेंगे। इसका बड़ी हद तक इम्कान मौजूद है, क्योंकि इस वक्त भी दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये समझते हैं कि अगर यूक्रेन के मामले पर किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ तो फिर चीन खामोश नहीं बैठेगा, वो भी ताइवान की तरफ पेशकदमी कर सकता है। क्योंकि यूक्रेन के मामले पर अगर अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक एंगेज हो जाते हैं और वहाँ पर उनकी एनर्जीज़ जो है वो सर्फ होती हुई नज़र आती हैं तो फिर चीन इसको एक नादिर मौका समझेगा ताइवान को इन्वेड करने के लिए। और ताइवान के हवाले से और ताइवान को बज़ोरे ताकत हासिल करने के हवाले से चीन गुज़श्ता 4 से 6 माह में मुकम्मल मनसूबा बंदी, तैयारी और इसकी प्रैक्टिस कर चुका है। हमने देखा कि जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है वहाँ पर चीनी तैयारों के का बार बार गुजरना, ताइवान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होना, ये वाज़ेह सिग्नल्स हैं कि चीन अपने तौर पर तैयार है। सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार है तो एक ऐसे मौके का जिस मौके पर यह सब कुछ किया जा सके। अच्छा, इस सारे मामले में बहुत सारे लोगों को बैकग्राउंड शायद उसका इल्म ना हो, तो मैं क्विकली आपको ये बता देता हूँ कि रूस का मामला और रूस का मसला यह है कि जो कोल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद से जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, मशरक़ी यूरोप की, जो बॉर्डर करती हैं रूस के साथ, और इसी तरीके से वो रियासतें जो सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस से अलहदा हो गई थी, सोवियत यूनियन से अलहदा हो गई थी, जिनमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जो जिसको आप कहते हैं कि वस्ती एशियाई रियासतें, जिनमें ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये अज़रबैजान, ये ममालिक शामिल हैं। यहाँ पर रूस किसी भी सूरत ये समझता है कि अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इनको क्रेमलिन के, जो रूस की हुकूमत है, उसके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में समझता है और यहाँ पर किसी भी किस्म की नेटो और उसके जो अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक हैं, जो नेटो ममालिक हैं, उनका किसी भी किस्म का फौजी एक्टिविटी को अपोज करता है रूस। इस सारे मामले पर जो रियाबकॉफ हैं, आपको मालूम है कि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर फौजें लगी हुई हैं और एक बड़ी टेंस सिचुएशन है, जिसको डिफ्यूज़ करने के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 7 दिसंबर को एक वर्चुअल इजलास हुआ। उसमें मामला तय नहीं पाए। उसके बाद G7 इजलास में और अमेरिका की जानिब से अपने तौर पर भी रूस को धमकी दी गई कि आपके ऊपर बड़ी पेनफुल सैंक्शंस लगाई जाएंगी और नेटो ममालिक जो हैं वो दिफा करने की कोशिश करेंगे यूक्रेन का, अगरचे उनके दरमियान एक बाकायदा सिक्योरिटी पैक्ट मौजूद नहीं है। अब इस सारे मामले में यूक्रेन जो है उसने 2002 में ये एफर्ट्स शुरू किए थे कि उसको नेटो की मेंबरशिप मिल जाए। 2008 में जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ममालिक हैं, 30 ममालिक, इन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एक तरीके से इस बात की इजाज़त दे दी थी। 2008 में एक कमिटमेंट दी थी इन्होंने कि हाँ, जॉर्जिया और यूक्रेन, इन दो ममालिक को नेटो का मेंबर बनाने का सिलसिला जो है और उसका अमल, जो प्रोसेस है, उसका आगाज़ किया जाए। अब वो यूक्रेन के लिए अहम इस वजह से है कि यूक्रेन समझता है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो का चार्टर है, उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी एक मेंबर मुल्क के ऊपर, एक रुकन मुल्क के ऊपर हमला होता है, इन्वेड किया जाता है, उसको किसी भी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तो तमाम नेटो ममालिक मिलकर उसका मुकाबला
हमला करेंगे। यूक्रेन के माजी में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, क्रीमिया का मामला हो, दीगर कुछ इलाकों का मामला, उसकी वजह से यूक्रेन को लगता है कि रूस किसी भी वक्त इन्वेड करके उनको ज़बरदस्ती वो हिस्से जो है वो वापस लेने की कोशिश कर सकता है। इस वजह से यूक्रेन मेंबर बनना चाहता है नेटो का। अब इस सारे मामले को रूस बड़े अरसे से टेकअप करता आया, लेकिन हालात जो हैं वो आलमी सतह पर मुवाफिक नहीं थे। जैसे ही अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक का, ये एक वाज़ेह सिग्नल था जिससे जिसको कहते हैं कि एक फ़िज़ा बनी कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी, उनका जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें वीकनेस आ गई है, वो कमज़ोरी आ गई और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है रूस। ये है अमेरिकी मौक़िफ़ के उस को कमज़ोरी समझते हुए रूस जो है वो यूक्रेन को इस वक्त थ्रेट कर रहा है। अब इस सारे मामले में जो रियाबकॉफ हैं उन्होंने जो शराइत सामने रखी हैं कि हम नेटो के साथ, नेटो के जो ममालिक हैं उनके साथ एक नया सिक्योरिटी पैक्ट उसको एक नया एग्रीमेंट करना चाहते हैं, एक नया मुआहदा करना चाहते हैं। और उसके लिए बड़ी जो उन्होंने शराइत रखी हैं वो शराइत नेटो ने जो इनिशियल उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है कि किसी भी सूरत ये शराइत काबिल कबूल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये शराइत सामने रखी गई हैं जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं रियाबकॉफ की तरफ से, इस वजह से ये समझा जा रहा है कि अगर तो ये सरगेई लावरोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर व्लादिमीर पुतिन जो कि सदर हैं, इन दोनों ने रखी होती तो फिर तो इसका मतलब ये था कि रूस इनके ऊपर किसी भी सूरत नेगोशिएट नहीं करेगा, इन शराइत से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन क्योंकि ये एक और स्टेप डाउन रियाबकॉफ जो कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से सामने रखी गई हैं, तो शायद रूस इस सारे मामले में किसी लचक का मुजाहरा कर सकता है और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है रूस के लिए भी और नेटो ममालिक के लिए भी। बिल्कुल एक चेस की गेम की तरह है ये सारा मामला, जिसमें इस वक्त कोई नहीं चाहता कि ये मामला किसी एक की जीत और किसी एक की हार में जो है वो इसका नतीजा सामने आए। एवरीबडी वांट्स अ स्टेलमेट, कि ये गेम जो है वो इस मामले में एक स्टेलमेट हो, सफारतकारी के जरिए इस मामले को हल कर लिया जाए। रूस ने शराइत क्या सामने रखी? पहली बात तो उन्होंने कहा कि हॉल्ट ऑल मिलिट्री एक्टिविटीज़, तमाम की तमाम जो फौजी सरगर्मियां हैं वो ईस्टर्न यूरोप के जितने भी ममालिक हैं, मशरकी यूरोप के ममालिक वहाँ पर और सेंट्रल एशियन ममालिक जितने भी हैं वहाँ पर नेटो और उसके इत्तेहादी ममालिक अपनी तमाम फौजी सरगर्मियाँ ख़त्म कर दें। इसी तरह इन तमाम ममालिक में जो ईस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किसी भी किस्म के ऑफेंसिव वेपन्स डिप्लॉय करने का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि इस शर्त के मुताबिक दो चीज़ें जो है उनका मुतालबा किया गया है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से कि एक तो आप यहाँ पर कोई भी ऐसा वेपन नहीं लगाएंगे जिसको अटैक वेपन कहा जाता है, जिससे रूस के ऊपर हमला किया जा सके, रूस के सिक्योरिटी को बराह रास्त कोई थ्रेट हो सके। इसी तरीके से यहाँ पर फौजी एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जाए। दूसरा इन्होंने मुतालबा ये रखा है, बल्कि तीसरा मुतालबा जो है वो ये रखा है कि 2008 का जो नेटो की कमिटमेंट थी कि जॉर्जिया को, यूक्रेन को, इनको नेटो के मेंबरशिप दी जा सकती है, ये वापस लिया जाए, ये कमिटमेंट वापस ली जाए। यूक्रेन को, जॉर्जिया को, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को और ईस्टर्न यूरोपियन जो बॉर्डर कर रही हैं बराह रास्त इस वक्त या फिर जो माजी में सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, उनको किसी भी सूरत नेटो का इत्तेहादी मुल्क ना बनाया जाए। इसके अलावा जो एक और शर्त सामने रखी गई है उसमें यह कि रूस की सरहद के करीब किसी भी इलाके में कोई ऐसी फौजी जंगी मशकें नहीं होनी चाहिए जिसका साइज़ जो है वो एक ब्रिगेड से ज़्यादा हो। एक ब्रिगेड से ज़ायद अगर फौजी इकट्ठे होंगे किसी भी जंगी एक्सरसाइज के लिए रूस के बॉर्डर पर, तो रूस इसको बराह रास्त अपनी सॉवरेनिटी के लिए एक थ्रेट महसूस करेगा और इसको अपने लिए ख़तरा समझते हुए फिर एक्ट करेगा। अब ये शराइत जो हैं इसके ऊपर नेटो ने जो फौरी रद्द-ए-अमल दिया है कि उनके लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, लेकिन एक जो आप कह सकते हैं कि विंडो ऑफ डिप्लोमेसी वो इस सारे मामले पर खुल गई है और कहा यह जा रहा है कि जो कमिंग वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सिनेरियो में। इस सारे मामले को सफारतकारी के ज़रिए हल करने के लिए अप्रोच किया जा सकता है रूस और अमेरिका के दरमियान, या फिर रूस और नेटो के दरमियान कोई बराह रास्त मुज़ाकरात का सिलसिला निकल सकता है जिसमें ये दोनों फ्रीकैन हैं वो बैठ कर इस सारे मामले को हल करें। दूसरी तरफ जितने भी आलमी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हो जाए, उसकी वजह वो क्यों समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो रूस के हैं वो मौजूद हैं यूक्रेन के बॉर्डर पर, और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर इस सर्दी के मौसम में उनको एंडलेसली रखना विदाउट, यानी कि अगर कोई उसका मकसद भी नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है। उनको आगे जाना है या उनको पीछे जाना है। पीछे जाने का मतलब ये है कि वो रूस उसको किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनकी एक डिफीट या एक शिकस्त जो है उसके तौर पर उसको
समझा जाएगा आलमी सतह पर, और फिर अगर रूस इस वक्त अपनी फ़ौज पीछे हटा लेता है तो फिर डिप्लोमेसी में, सफारतकारी में जब टेबल के ऊपर बैठकर आप नेगोशिएट करेंगे, उसके पास कोई ऐसे कार्ड्स नहीं होंगे जिनके ज़रिए वो अपनी कोई भी शर्त मनवा सके। दूसरी सूरत में अगर वो उसको यहाँ पर नहीं रखता और आगे भेजता है तो फिर एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकती है। साथ ही वो ये समझते हैं कि अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हो जाता है यूक्रेन के बॉर्डर पर और यूक्रेन को इन्वेड करने की तरफ जाता है रशिया, और इसमें जो नेटो और उसके इत्तेहादी ममालिक हैं वो इस सारी जंग में, इस लड़ाई में कूदने की कोशिश करते हैं, तो फिर दूसरी तरफ चीन, जिसके सदर ने अभी 2 रोज़ पहले मुलाकात की थी, वर्चुअल मीटिंग की थी रूस के सदर से, तो जिसमें शी जिनपिंग ने और रूस के सदर ने यह तय किया था कि दोनों ममालिक एक दूसरे के सिक्योरिटी कंसर्न्स को, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे। तो फिर इस सारे मामले को ताइवान की तरफ भी मोड़ सकता है चीन, जो कि इसकी मनसूबाबंदी और तैयारी मुकम्मल करके बैठा। और वैसे भी जो वन चाइना ड्रीम है शी जिनपिंग, जिसका वो अक्सर इजहार करते हैं कि जो माजी में वो कहते हैं कि चीन के हिस्से रहे हैं, जो जो इलाका चीन के ज़ेर तसल्लुत या फिर उसकी हुकूमत वहाँ पर रही, वहाँ पर चीनी अवाम बसते हैं, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग में वो चीन का हिस्से हैं, उनको वो वापस लेंगे, चाहे उसके लिए उनको फ़ौज का इस्तेमाल करना पड़े, ताकत का इस्तेमाल करना पड़े या सफारतकारी का इस्तेमाल करना पड़े। इस सारे मामले पर जो आने वाला हफ्ता है वो इंतहाई अहम होगा, और एक ऐसे वक्त में जिस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक कोरोना वायरस की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ उस सारे मामले में सर्फ हो रही हैं, और एक ऐसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हो जाना, क्योंकि यूक्रेन का मामला ये सबको मालूम है, फिर यूक्रेन की सरहद और यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगा, ये दीगर ममालिक में फैलेगा। और अगर ताइवान वाला मामला साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाता है तो फिर एक आलमी, एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में ये सारा मामला कन्वर्ट हो सकता है। इस सारे मामले में नेटो और उसके इत्तेहादी ममालिक, उनको इस मामले में बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि गुज़श्ता 4 से 6 माह में रूस ने जिस तरीके से मिसाइल्स के टेस्ट किए हैं, सैटेलाइट्स के हवाले से, सैटेलाइट को एक आपको मालूम है कि उन्होंने जो है वो इन दी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अपनी ही एक 1982 में भेजी गई सैटेलाइट को तबाह किया था, उसके लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरीके से सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात है, रूस की जो तैयारियाँ हैं, जंगी तैयारियाँ हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक हैं उसको मौजूद है। लेट्स सी कि ये सारे मामले में किस तरीके से आगे पेशरफ्त होती है, इसको मैं आने वाले दिनों में कवर करता रहूँगा, क्योंकि ये मामला अब किसी न किसी अंजाम की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, चाहे ये मामला एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाए या फिर नेगोशिएशंस के ज़रिए, बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए सारे मामले को हल किया जाए। आई विल कीप अ ट्रैक ऑफ द सिचुएशन और इस सारे मामले पर आपको अपडेट करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।